भारतीय बाजारों में दिखा आज जबरदस्त एक्शन और एक्शन दोनों ही तरफ, तेजी का भी मंदी का भी। शुरुआत तो दमदार होनी थी क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से थोड़े बेहतर संकेत। अमेरिका में कल हरे निशान में हुई क्लोजिंग, 3 दिनों की कमजोरी के बाद डाउ चढ़कर बंद हुआ और डाउ फ्यूचर्स सुबह से मजबूत। तो बस वहां से खुलने के लिए तो पूरे अच्छे संकेत मिल गए। हालांकि कच्चा तेल $102 के आसपास, बॉन्ड यील्ड और ये सारे जो चीज़ें हैं, डॉलर इंडेक्स, वो तो थोड़े खराब ही थे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में तेजी हुई। उससे हमने मजबूत शुरुआत की और पिछले 2 दिनों से हम लगातार दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हो रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस पूरा। 17,700 के आसपास शुरुआत की और लगभग पूरा दिन हमने टाइम पास किया। नीचे 17,650, ऊपर 17,725, ये 75 पॉइंट की रेंज में घूमते रहे। आखिरी आधा पौन घंटा, 1 घंटा बड़ा भारी पड़ा। 2:30 बजे के बाद जो मुंह आया वो गजब का था, और ये मुंह आया एक्सपायरी की वजह से थोड़ा, कि वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी थी, लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी, थोड़ा सा झटका लगा तो धीमे धीमे कम होने लगी, पहला। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स जो 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर हो गए थे, वो भी धीमे धीमे नीचे आने लगे। और यूरोप के बाजार जो 1% मजबूत थे, आधा % रह गए। यानी कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल मार्केट्स में और थोड़ा एक्सपायरी का असर, इन दोनों ने मिलकर ऊपरी स्तरों से जो धुलाई की, सीधा 17,700 के ऊपर से 17,500 के नीचे तक आते दिखे, लेकिन फाइनली क्लोजिंग 17,500 के हल्के से ऊपर होती दिखी। बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग 39,000 के बेहद करीब 38,950 के आसपास होती दिखी। तो आखिरी मिनटों में जो वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन आमतौर पर माना जाता है ना कि बड़ा उतार चढ़ाव आता है, वो आज देखने को मिला। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या सुबह तो बहुत जबरदस्त, सब मजबूत। दोपहर में जिस तरह का प्रेशर आया तो थोड़ा माहौल कमजोरी वाला बना। बढ़ने और गिरने वाले लगभग बराबर थे, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कुल मिलाकर एक उतार चढ़ाव वाला सेशन 2 दिनों तक अच्छी रिकवरी के बाद। लेकिन हाँ, एक चीज पक्की है, मार्केट या तो दिन के ऊपरी स्तरों पर या दिन के निचले स्तरों पर लगातार 3 से 4थे दिन ऐसा ही ट्रेंड दिखा रहे। अब देखते हैं कल क्या कुछ होता है। आइए अब अविनाश गोरक्षकर जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, रिकवरी के बाद मुनाफा वसूली का दौर बाजार में आज हावी रहा। ऐसे बाजार में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी आप बनाने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली आई है क्योंकि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जो हो गई थी, उसका थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ मार्केट हो गया है। प्लस जिस प्रकार के डेटा के नंबर्स आ गए हैं, जीडीपी नंबर यूएस का आ गया है, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेस ग्रोथ का नंबर आ गया है, तो ये भी मार्केट्स के ध्यान में था। तो उस कारण से भी थोड़ी बहुत ग्लोबली फंड्स थोड़े से कम एक्टिव थे बाइंग को लेके। बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ऐसे कंपनीज़ और सेक्टर्स हैं जो अभी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखते हैं। ओवरऑल इंडेक्स की बारे में बात करें तो हो सकता है कि इंडेक्स थोड़ा-सा स्लो मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी स्वाति अभी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही अडॉप्ट करना चाहिए। इंडेक्स थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़रूर रहेगा और जब तक 18,000 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं होता, तब तक मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे थोड़ा-सा मार्केट रेजिस्टेंस दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए किस स्टॉक में व्यू रखने की सलाह देंगे आप आज, अविनाश जी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो दिल्ली बेस्ड है, जिसका नाम है शारदा मोटर्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली चैसी कंपोनेंट्स बनाती है, कैटालिटिक कन्वर्टर बनाती है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। करीबन पिछले साल इन्होंने 2,200 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल कंपनी का जो पहले तिमाही का नंबर आ गया, बहुत ही तगड़ा आ गया है। कंपनी वैसे भी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफ़ी कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है, तो हमको लग रहा है कि इस साल दैट इज़ FY 23 के लिए करीबन 180 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी। करीबन 60-63 रुपीज़ की अर्निंग्स आने की एक्सपेक्टेशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर ऑटो कंपोनेंट स्पेस में काफ़ी सस्ता लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिज़नेस में भी एंट्री की है। यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा है कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल अगले साल से होगा। तो यहाँ पे करीबन 925-950 रुपए का टारगेट प्राइस आपको अगले 12 से 15 महीने में मिलने की पोटेंशियल रहेगी। तो ये डेफिनिटली एक अच्छा वैल्यू पिक रहेगा शारदा मोटर्स, जो आपको अच्छी कमाई देने की पोटेंशियल रख सकता है। शारदा मोटर लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है पुणे से धीरज परदेसी। धीरज जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मैंने विप्रो लिया था 200 शेयर 496 से। ओके, तो कब तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा, तो क्या अभी क्या करना चाहिए? ओके, फिलहाल तो 420 रेट चालू है। लॉन्ग टर्म का नजरिया विप्रो पर
एब्सोल्युटली। विप्रो पर लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से क्या राय देंगे आप धीरज जी को? अविनाश जी, नुकसान झेल रहे हैं अभी अपनी इस खरीद पर ये? नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इनका नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का है, तो ही इसमें आप पोजीशन रिटेन कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कम से कम आने वाले 2-3 क्वार्टर्स तो बिज़नेस आउटलुक काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। जैसे सभी को पता है कि यूएस की इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस हो चुका है, तो रिसेशन में टेक्निकली वो गई है। यूरोप में भी विप्रो का काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है और यूरोपियन मार्केट्स में भी काफ़ी तकलीफ़ें, चैलेंजेस आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे अगर 12 टू 18 मंथ्स का नजरिया है तो ही होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में विप्रो में कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे और दूसरी बात, इंक्रीमेंटल ऑर्डर विन आते नहीं है, तो मार्केट्स को इस बात पे डेफिनेटली चिंता रहेगी कि बिजनेस भी बढ़ने में दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम लंबा रखिए। लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए विप्रो पर। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर से बात करें। वडोदरा से कुमार हमारे साथ है। कुमार जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? इमामी पे है मैडम। मेरे पास 2016 से ये पड़े हुए हैं, करीब 400 से 700 की एवरेज है। तो मुझे ये जानना था, उसमें कुछ डिविडेंड और ऐसा कुछ ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, तो कब निकले और किस में शिफ्ट हुए? तो कुछ 100 जैसे रखने भी है। 2016 से इमामी के शेयर इनके पास है। अभी तो इनकी खरीद से तो लगभग आधा ही हो गया है शेयर और भारी नुकसान में भी है। क्या करें इमामी में ये? मेरे को लग रहा है कि स्वाति, देखिए, 2016 से 2022 यानी करीबन 5 साल से ये रिटर्न, ये स्टॉक इनको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म में इमामी 700 रुपए तक जाएगा, क्योंकि देखिए एफएमसीजी सेक्टर में ऑफकोर्स रिकवरी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी इमामी में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्लेजिंग भी अपने शेयर होल्डिंग से काफी कम किया है, इनका सीमेंट बिजनेस था वो भी निकाला है, काफी रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। तो अभी आने वाले 1-2 साल में तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन इनके प्राइस से डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस होना मुश्किल वाली बात लग रही है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो गोदरेज एग्रोवेट में शिफ्ट कर सकते हैं, जो करीबन 500 रुपया चल रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्री स्पेस में ये काफी अच्छा विकल्प है, जो इनको काफी अच्छा मुनाफा अगले 6 से 12 महीने में दे सकता है। तो ये एक स्विच अगर वो करते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि इमामी वापस 700 रुपये टच करेगा ऐसा नियर टर्म में तो लग नहीं रहा है। ओके, इमामी से आप निकल सकते हैं। एग्जिट की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। पुणे से प्रशांत जी हमारे साथ है। प्रशांत जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैंने जस्ट अभी एक लास्ट वीक डेवीज लैब के कुछ शेयर्स परचेज किए हुए, अराउंड 30 शेयर्स है मेरे पास, और मेरा परचेज वैल्यू है 3650। 3650 रुपए से मैंने परचेज किया हुआ है। ओके। एंड लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, चेक कर रहा हूँ, तो इसमें क्या सजेशन रहेगा सर का? ओके। हाल ही में परचेज किया डीवीज लैब, 3650 की इनकी खरीद, 30 शेयर लगभग। फिलहाल तो नुकसान है, लेकिन लंबी अवधि के लिए सही है डीवीज लैब अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दिवीज लैब एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चर है जो क्रैम्स में बहुत बड़ा काम करते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात, इनकी बैलेंस शीट और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी रोबोस्ट है। हालांकि अभी फिलहाल जो एक्सपेंशन उन्होंने किया है, जो मार्जिन प्रेशर अभी फर्स्ट क्वार्टर में देखा है, वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंपनी एक्सपीरियंस करे। बट अगर इनका टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल के ऊपर का है, तो मुझे लग रहा है कि इनको डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ी सी अगर प्राइस में डिप भी आती है तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। कम से कम 2 साल का ऊपर का अगर टाइम फ्रेम के रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी एक मार्केट लीडर है और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डीवीज लैब में बने रहे, ये सलाह आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। वलसाड भिलाड़ से दिनेश शाह हमारे साथ है। दिनेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका स्टॉक कौन सा है? सर जी, कोपरान 10,000 शेयर 72 में बाई करा है, अभी क्या कर सकते हैं? ओके, कब लिया था आपने? 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल हो गया आपको कोपार लिए। आपको तो बम्पर मुनाफा है दिनेश जी। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद, 11 लाख से ऊपर के मुनाफे पर अभी आप बैठे हुए हैं और
आपकी खरीद से तो दुगने से भी ऊपर कोपरान जा चुका है। कब तक आप होल्ड कर सकते हैं बताइए? 370 आया था ना आगे, अभी वो नीचे आ गया ना वापस, ऐसा तो मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। कोपरान पे क्या इनको स्ट्रैटेजी देंगे? बहुत ही जबरदस्त मुनाफे पर ये फिलहाल बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल स्वाति, मैं भी इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का एक फायदा होता है। मैं समझता हूं कि देखिए, अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली इसमें और अपसाइड बाकी है, क्योंकि कोपरान अभी यूएस मार्केट्स को टैप करने की कोशिश कर रहा है। यूएस एफडीए का अप्रूवल मिलने के बाद कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसमें और थोड़ी बढ़त पॉसिबल लग रही है। हालांकि ऊपरी लेवल से स्टॉक थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि करीबन 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करिए, करीबन 12-15 महीने के लिए आप होल्ड करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो बने रहने की सलाह कोपरान में अभी भी आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। पुणे से प्रदीप पोलेकर हमारे साथ है। प्रदीप जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? नमस्ते, मेरा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। 100 शेयर्स लिए मैंने 3175 के प्राइस पे। ओके, हेलो, 3175 है इनका खरीद भाव, और फिलहाल ये नुकसान पर भी है। कब तक होल्ड कर सकते हैं आप अदानी एंटरप्राइज? 1 साल के लिए। 1 साल के हेलो, नजरिए एक के लिए अदानी एंटरप्राइज में क्या सलाह देंगे अविनाश जी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो अडानी के सारे ग्रुप स्टॉक्स में हमको थोड़ी बिकवाली दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली कोई रिपोर्ट मार्केट में आई थी जिन्होंने कहा था कि पूरे जो अडानी ग्रुप की कंपनियां है, इनका टोटल जो ग्रॉस डेट है वो करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये चिंता का विषय है। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि ऐसी कंपनीज में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू रखना जरा डिफिकल्ट होता है। तो साल भर में कोई भी बढ़त आपको मिलती है तो यहाँ से निकल जाए। मैं समझता हूँ कि अडानी ग्रुप कंपनीज में जो सबसे बेहतरीन कंपनी है वो अडानी पोर्ट है। अगर ये अडानी पोर्ट्स में अपना पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो इनको शायद ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अडानी एंटरप्राइजेज एक होल्डिंग कंपनी है और हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, काफ़ी महंगे हैं। तो कोई भी बढ़त आता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। और शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी पोर्ट मुझे लग रहा है अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ का परफॉर्मेंस इंडिया में आएगा इस साल, उसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। ओके, अदानी एंटरप्राइज से निकलने की सलाह आपके पास आ रही है। अदानी पोर्ट्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये है हमारे एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की सलाह। मुंबई से सुदर्शन भाबल से सवाल लेते हैं। सुदर्शन जी, बताइए, स्वागत करते हैं आपका। कौन सा स्टॉक है आपका? मैंने ना पावर ग्रिड के 1100 शेयर लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग पर्पज। ओके, ठीक है। और खरीद आपकी 230 रुपए 60 पैसे है? हाँ, 230, हेलो, 230.60 के रेट पे बाइंग प्राइस है। ओके, ट्रेडिंग पर्पस से, ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस से पावर ग्रिड। क्या करें? स्वाति, मुझे लग रहा है देखिए, ट्रेडिंग कॉल है तो इनको कम से कम 218 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये 218 के नीचे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट करे, अदरवाइज ये पोजीशन अभी भी होल्ड कर सकते हैं। इनके पास अगर थोड़ा सा समय है तो पावर ग्रिड में डेफिनेटली अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर फ्लेवर में है। बट डेफिनेटली ये 218 का जो स्टॉप लॉस है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पोजीशन है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती तो मैं इनको कहता कि कम से कम 6-8 मंथ्स में अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से मिल सकती है। ओके, पावर ग्रिड 218 का स्टॉप लॉस ध्यान रखें और थोड़ा लंबा रख सकते हैं तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं थोड़े लंबे अवधि के लिए। अगला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप से। हमारे पास जम्मू से गुंजन जैन भेज रही हैं। BHEL पर इनका सवाल है। 575 इनके शेयर है, 50 इनकी खरीद है। खबर ये भी आई कि शेयर 9% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। दरअसल शेयर 6 महीने का ऊपरी स्तर छू चुका है। ब्लॉक डील के बाद इस शेयर में तेजी रही। ये एक न्यूज ड्रिवन हमने एक मूवमेंट देखे आज शेयर में। गुंजन जी को थोड़ा मुनाफा भी है, फिलहाल क्या करें ये भेल के साथ? नहीं, देखिए, 9% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। दरअसल शेयर 6 महीने का ऊपरी स्तर छू चुका है। ब्लॉक डील के बाद इस शेयर में तेजी रही। ये एक न्यूज ड्रिवन हमने एक मूवमेंट देखे आज शेयर में। गुंजन जी को थोड़ा मुनाफा भी है, फिलहाल क्या करें ये?
देखिए, अगर इनके पास 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है स्वाति, तो कैपिटल गुड सेक्टर में ये एक ऐसा शेयर है जो बहुत कम चला है। लेकिन जिस प्रकार की Q1 के नंबर्स आ गए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने की है। तो करीबन 74-75 का एक प्राइस लेवल जब तक आता नहीं है, तब तक ये होल्ड कर सकती है और मेरे ख्याल से आने वाले 6 टू 12 मंथ्स में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो बेल में डेफिनेटली और तेजी इन द नियर टर्म पॉसिबल लग रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, बेचने की जल्दी ना करें। ओके, BHEL बने रहें, बेचने की जल्दी ना करें, राय आ रही है अविनाश गोरक्षकर जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल होगी आपके लिए नई सीरीज की शुरुआत। जी हाँ, सितंबर की सीरीज। और आज जिस तरह का उतार चढ़ाव भरा सेशन दिखा, देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है। और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे। तो अमेरिका का सेशन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अमेरिका में 3 दिनों की जैक्सन होल की मीटिंग भी शुरू हो रही है, उस पर भी नजर रहेगी। नई सीरीज की शुरुआत में आपके लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। 17,350, 17,450 कल आपके लिए रहेगी सपोर्ट रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 17,600 से 17,700 वो रेंज है जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। 100 पॉइंट की रेंज, इसलिए कि मूव थोड़े बाजार में आ रहे हैं बड़े। अब आइए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 38,550, 38,650 तुरंत होगा सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 39,400, 39,500 होगी रुकावट की जगह। यानी कि बड़े बड़े 500 पॉइंट इधर या उधर के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। वजह भी साफ है, पिछले 3-4 दिनों से बाजार के एक्शन बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कल का सेशन थोड़ा नई सीरीज के हिसाब से भी होगा, और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स के बड़े डेवलपमेंट पर भी। लेकिन जो क्लियर कट डायरेक्शन बाजार को चाहिए वो आपको मिलेगा सोमवार सुबह से, जब जैक्सन हॉल में जेरेमी पावेल साहब का बयान होगा। वो शुक्रवार देर रात को होगा, उसका असर हमें सोमवार को देखने को मिलेगा, और उसके दम पर हम तय करेंगे कि वापस से हमें 17,350 की तरफ जाकर थोड़ा नीचे जाना है, या फिर 17,800 को पार करके थोड़ा और ऊपर जाना है। तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन शायद बाजार थोड़े उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं।